नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है हिंदी एमसीक्यू की सीरीज़ में दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। तो देखिए, वो इस सीरीज़ में हमने जो है इससे पहले की जो वीडियो है पढ़ा था, भाषा बोध को पढ़ा था। तो भाषा बोध पढ़ा है, उससे संबंधित लगभग हमने जो है 40 के लगभग क्वेश्चन जो है उसमें किए थे, जिसके माध्यम से पूरा भाषा बोध कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में हम जो है वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। देखिए, यह सीरीज जो है एडीओ एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो या अभी एडीआई है, उसके सिलेबस में भी हिंदी दिया गया है। और अभी जो निकला हुआ है आबकारी आरक्षक का पोस्ट, आबकारी आरक्षक में भी जो है हिंदी का वेटेज है। तो इन सभी एग्जाम, साथ ही व्यापम के किसी भी एग्जाम और सीजीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए जो है यह एमसीक्यू सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा तैयारी जो है एमसीक्यू के माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि यह एमसीक्यू कहाँ से लिया गया है, देखिए एचआर पब्लिकेशन का हिंदी सॉल्वर्ड बुक है, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें जो है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी इन सब में पूछे गए जो है प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को जो है इसमें समाहित किया गया है। तो यहीं से हम कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा वर्णमाला। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला को। तो देखिए, वर्णमाला का जो पहला प्रश्न कौन सा है, सबसे पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो ये पूछा गया था 2023 में, और हम जो है इससे अपडेटेड आपको पढ़ाए हैं। हमारा जो मैराथन वीडियो है हिंदी का, उसमें जो है एक ही वीडियो में पूरे हिंदी को पढ़ाया गया है। उसमें देखिए 2024 में जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तो देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो है अब वर्णों की संख्या कितना हो गया है, अब वर्णों की संख्या जो है टोटल 53 हो गया है। उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी किया गया पीडीएफ है। 54 पेज का पीडीएफ है। उस पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में दे दिया जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए उसमें टोटल वर्ण हो गए हैं 53। तो ये 2023 में पूछा गया है, तो यहाँ आंसर लिया गया है 52। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52। तो अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या लेंगे, 53 इसका आंसर लेना है। आप किसे शामिल किया गया है, तो एक ल के समान ही उच्चारण है, ल के समान उच्चारण वाला वर्ण है, इस प्रकार उसे लिखा जाता है। इसे ल और ड़, तो ल और ण ऐसे करके मिश्रण के साथ जो है इसे पढ़ा जाता है, ण के साथ। ठीक, तो इसको जो है 53वें वर्ण के रूप में स्थान दिया गया है हिंदी में। ठीक, तो अब वर्णों की संख्या पूछा जाए तो आप लेंगे हमेशा आंसर 53 लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछा जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितना है, 11 स्वर है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कौन कौन से आप सबको पता ही है, अ से लेकर के अ तक के। ठीक, अ से लेकर के अ तक के सभी जो है ये 11 स्वर जो है शामिल है। उसके बाद देखिए हिंदी में व्यंजनों की वर्णों की कुल संख्या। अब देखिए यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें कुल वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन जैसे दिया गया है, तो देखिए 32 + 2 33, 34 और 32। तो यहाँ लिया गया है आंसर बी 33 को लिया गया है। परंतु इसका अगर आंसर कुल संख्या पूछा जा रहा है, अगर ऑप्शन में आपको अभी वर्तमान में 40 दिखाई दे रहा है, तो आपको आंसर 40 लेना है। कैसे ये 40 जो है व्यंजन वर्ण है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे 40 हो जाएंगे। तो देखिए मूल वर्णों की संख्या है 33। अगर मूल वर्ण पूछे जाए, उनसे मूल व्यंजन अगर पूछे जाएं, तब आपको क्या लेना है, मूल व्यंजन पूछे जाएं तब आपको लेना है 33। कौन कौन से मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो 25 स्पर्श व्यंजन है वे, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है वे, और उसमें या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है वे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 33। ये 33 क्या कहलाएंगे, मूल व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद जो है और कौन कौन से शामिल होते हैं, ये 33 हो गए मूल व्यंजन। इसके बाद हमारे 4 जो है कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4। और उसके बाद जो है उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2। तो कितने हो गए 33 और ये हो गया 6, तो ये कितने हो गए 39। तो देखिए 2024 से पहले अगर इससे पूछा गया है और इसमें आंसर 39 रहता, तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता, ये जो है 39 होता। अभी वर्तमान में एक और विशिष्ट व्यंजन के रूप में जोड़ दिया गया है, विशिष्ट व्यंजन के रूप में। तो अभी जो है वर्तमान में वर्णों की संख्या कितना हो गया है, एक और जुड़ गया तो 40 हो गया है। तो अब है कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए और ऑप्शन में 40 है, तो आपको 40 आंसर लेके चलना है। इसका अगर आपको देखना है प्रमाण, तो आप देख सकते हैं यही जो है ये नोटिफिकेशन है जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें देख सकते हैं व्यंजनों की संख्या में मूल व्यंजन ये है टोटल 33 जो है यहाँ तक के मूल व्यंजन है, क से लेकर यह तक के। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्ष, य और स्र है। उच्छिप्त व्यंजन है ण, तो ये दोनों क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। और विशिष्ट व्यंजन के रूप में जो है इसे शामिल किया गया है। ठीक, तो ये जो है एक विशिष्ट व्यंजन है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, यहाँ दिया भी गया है मूल व्यंजन की संख्या जो है 33 है और व्यंजनों की कुल संख्या जो है 40 है। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया अभी आपको आंसर कितना लेना है। कुल व्यंजन वर्ण पूछा जाए तो 40 लेना है,
और वही यहाँ क्या पूछा जाए, अगर मूल व्यंजन पूछा जाए तो अभी भी आपको 33 ही लेना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो देखिए इनमें से सही कथन कौन सा है आपको बताना है। पहला दिया है देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अभी टोटल कितना हो गया है, 53 है, तो ये गलत है। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, तो व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। अर्थात हर व्यंजन, जैसे क है तो क में क्या छुपा रहता है, इसमें क प्लस अ, इसमें एक स्वर छुपा रहता है अ, ठीक। तो इसमें जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगी। स्वर की संख्या कितने हैं, 11 है, और वही व्यंजन की संख्या कितने हैं, तो कुल व्यंजन की संख्या 40 है। तो यहाँ अधिक क्या है, क्या हो जाएंगे, तो व्यंजन अधिक है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो चलिए लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन दिया गया है, स्वर ध्वनि व्यंजनों के उच्चारण में सहायता होती है। तो स्वर जो है ध्वनि व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो ये जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण है जैसे आ हो गया, ऐसे पूरे वर्ण को जो है क्रम से लिखे रहते हैं, उसी को कहा जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला के वर्ण की कुल संख्या कितना है, अभी हम देखे हैं, तो अपडेट हो चुका है, कितना हो गया है, अब 53 हो गया है वर्णों की कुल संख्या। अब चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहा जाता है। तो व्यंजन और स्वर इन दोनों के संयुक्त वर्ण ही क्या कहलाते हैं, वर्ण या वर्णमाला कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाएंगे, ठीक। तो वर्णमाला कहलाएंगे स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप। अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है थोड़ा अलग है, आप समझिए इसे। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे। तो यहाँ आंसर लिया गया है ऑप्शन ए, अर्थात अक्षर को लिया गया है। देखिए आंसर, यहाँ ऑप्शन में शब्द भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ शब्द इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सार्थक बोला गया है। तो देखिए कोई भी ध्वनि है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो है एक से अधिक वर्ण, एक से अधिक वर्ण हो जाएंगे तो वे क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक राम है, उदाहरण लेके चलिए, राम है। अब इसमें वर्णों की संख्या पूछा जाए और अक्षरों की संख्या, वर्ण की और अक्षर की संख्या पूछा जाए, तो र है, र में क्या छुपा हुआ है, अगर इसे तोड़े तो आ छुपा हुआ है, प्लस ये म है, म में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, ठीक। तो अगर हम यहाँ वर्णों की संख्या देखें तो टोटल वर्ण कितने हैं, तो यहाँ देखिए 4 वर्ण हैं। और वही अगर यहाँ अक्षर की बात करें तो रा और प्लस म, ये दो जो है अक्षर से बना हुआ है। तो अक्षर जो है, ये अक्षर हो गया एक ये भी अक्षर हो गया, ठीक। तो यहाँ जो है सार्थक इसका अर्थ निकल नहीं रहा है। सार्थक का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ निकले। तो एक साथ अगर आप राम को देखेंगे तो इसका अर्थ एक सार्थक अर्थ दिख रहा है, ये किसी का नाम है राम, तो यहाँ सार्थक अर्थ दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न में जैसे पूछा गया है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए शब्द। तो इसका आंसर आप शब्द लेंगे, भले इस एग्जाम में लिया गया है अक्षर, परंतु इसका आंसर होगा शब्द होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या निकला है। चलिए अब अगला देखिए, हमारा ये हो गया। उसके बाद देखेंगे स्वर को। अब यहाँ स्वरों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले है स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, पहला ऑप्शन है स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल होता है, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल होता है, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल होता है। तो ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे। स्वर क्या होंगे, स्वर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि स्वर जो है क्या है, स्वर एक उनका उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है। स्वर से आशय उन वर्णों से है जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है, अर्थात इनके उच्चारण के लिए, स्वर के उच्चारण के लिए किसी और पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रहता। एक स्वतंत्र वर्ण होते हैं, स्वतंत्र वर्ण होते हैं स्वर, ठीक। तो स्वर आप समझ गए होंगे। तो देखिए किसे स्वर किसे कहते हैं, फिर से प्रश्न पूछा गया है, फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा। दिए गए हैं यहाँ स्वरों को वर्णों, स्वर वर्णों के मेल को कहा है, स्वर एवं व्यंजन के मेल को, व्यंजन एवं व्यंजन वर्णों के मेल को। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ एक परिभाषा दिया गया है, वो किनके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो स्वयं राजन्ते स्वरा अनुवगत भवंती व्यंजन मिति, स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, स्वर जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से बनते हैं और इनकी सहायता से व्यंजन बनते हैं। तो यह परिभाषा हमने जो मैराथन वीडियो है उसमें भी पढ़ा था इस परिभाषा को। तो यह किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है परिभाषा पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, स्व आश्रित वर्ण को कहते हैं। तो स्व आश्रित अर्थात स्वयं पर आश्रित हो उस वर्ण को क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक। चलिए स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं। तो ये स्वयं स्वतंत्र होते हैं, तो स्वर ध्वनि स्वतंत्र रूप से होते हैं, तो इनके लिए स्व आश्रित है, तो किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है इनके उच्चारण के लिए, तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं।
चलिए, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। अबाध गति कहने का तात्पर्य है ऐसा बिना किसी रोक के अर्थात स्वतंत्र रूप से जो है हवा जो है मुख विवर से निकल जाती है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अब अगला देखिए, स्वर वर्ण छांटना है आपको। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से स्वर वर्ण हैं, तो 11 स्वर वर्णों को आप सभी पहचानते हैं। तो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको अ आ इ ई, तो ये सभी जो है स्वर वर्ण है। तो आप 11 स्वर वर्ण अगर आप नहीं पहचानते हो आप देख सकते हैं यहाँ अ आ इ ई उ और ये री ए ऐ ओ औ। तो ये जो है टोटल कितने 11 जो है स्वर वर्णों की संख्या है। चलिए अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपको फिर से देखना है ऑप्शन में स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये सभी व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन हैं, ये भी व्यंजन है। ऑप्शन बी में दिख रहा है सभी स्वर है आ ई उ और उ। ठीक, चलिए अगला देखिए, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसमें भी स्वर ध्वनि कौन से हैं आपको पहचानना है। तो इसमें स्वर ध्वनि कौन से हैं, तो इसमें देखिए ये नहीं है, तो यह भी नहीं है, इसमें क ख भी नहीं है, तो ये सभी व्यंजन है। तो ये देखिए अ और आ, ये कौन से हैं स्वर ध्वनि है। चलिए, स्वर के निश्चित चिन्हों को कहते हैं। तो स्वर के निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है विराम कहा जाता है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को विराम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्वर से संबंधित प्रश्न। अब स्वर के प्रकारों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अब स्वर के प्रकार को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, उन्हीं प्रकारों को अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्वर जो है दो प्रकार के, पहले स्वर को आप देखिए, एक होते हैं मूल स्वर, जैसे ये दिया गया है मूल स्वर हो गए। उसके बाद होते हैं दीर्घ संयुक्त वर्ण या फिर दीर्घ स्वर होंगे। ठीक, तो देखिए मूल स्वर पूछे गए हैं। तो मूल स्वरों की संख्या जो है टोटल 4 है। जो एकांत अकेले रहते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बने हैं, वे मूल स्वर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अ ई उ और री। तो ये अ हो गया, छोटा उ, छोटा ई, छोटा उ, सॉरी, तो मूल स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, अ हो जाएंगे, छोटा ई हो जाएगा, छोटा उ हो जाएगा और री। ये जो है कितने 4 जो है क्या है मूल स्वर है। तो यहाँ दिया भी गया है, आप देख सकते हैं मूल स्वर जिनके उच्चारण किसी अन्य स्वरों की सहायता के बिना की जाती है मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ये 4 है, टोटल 4 मूल स्वर है अ ई उ और री। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। इनमें से आपको संयुक्त वर्ण बनाना है। तो इनके अलावा जो ये 4 हैं उनके अलावा जो सभी स्वर हैं वे क्या है संयुक्त स्वर रहेंगे। तो यहाँ देखिए कौन कौन से संयुक्त वर्ण पूछा गया है। तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, वर्ण भी पूछा गया है। तो देखिए ये क्या है, ये एक संयुक्त स्वर है और ये भी एक संयुक्त स्वर है और ये जो है क्या है संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त स्वरों की कौन कौन से हो जाएंगे संयुक्त स्वर इनके अलावा। तो यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा और री के बाद जो है ए और ऐ हो जाएंगे और ओ और अ हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है संयुक्त स्वर है। और वही वर्णों में संयुक्त वर्ण हम पढ़े हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये जो है 4 क्या हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों हैं ए बी और डी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें नहीं है, क्या नहीं है संयुक्त वर्ण नहीं है। ये क्या कहलाते हैं उच्छिष्ट वर्ण कहलाते हैं, हम इसे आगे पढ़ेंगे भी। चलिए, यहाँ संयुक्त वर्णों का दिया गया है परिभाषा और इसका उदाहरण। तो देखिए वह वर्ण जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए संयुक्त स्वर होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए अ या आ से ई से ए बनता है, ओ औ ए। तो ये जो है अलग अलग से बने हुए हैं, तो ये क्या है संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो देखिए और संयुक्त व्यंजन में तो ये अक्षत्र क्या और स्र है। तो ये आगे भी बढ़ेंगे तब देख लेंगे इसे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं आप, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं संयुक्त स्वर इसमें कौन सा है आपको पहचानना है। तो देखिए ये कौन सा है मूल स्वर है और यहाँ संयुक्त स्वर है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ संयुक्त स्वर में तो कौन सा आ जाएगा, अ भी 2 से ये दीर्घ कहलाएगा। वैसे तो मुख्य रूप से इसे दीर्घ लिया जाता है और इसे भी जो है दीर्घ लिया जाता है, परंतु अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता और नहीं रहता तब आप सब इनको भी जो है संयुक्त स्वर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है 2 से बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक से बने होते हैं, वे जो है क्या होंगे संयुक्त स्वर। तो देखिए यहाँ और एक परिभाषा दिया गया है संयुक्त स्वर किन्हें कहेंगे, तो 2 विषम स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ओ अ हो गया, ये हो गया अ और ओ, ये इन दोनों के मेल से बना है, तो इन्हें कहा गया है संयुक्त स्वर। तो ये हो जाएंगे, यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। चलिए अब अगला देखिए, ए स्वर का प्रकार है। तो ए कौन से स्वर का प्रकार है, तो ये भी कौन से स्वर का प्रकार हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर का प्रकार हो जाएगा।
क्योंकि ये भी जो है विषम से बना हुआ है, अलग अलग दो स्वरों से बना हुआ है, अ और ई से, इसलिए ए बना है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। चलिए अब अगला देखिए, दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। तो दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा, दो स्वरों का संयुक्त रूप, तो दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, तो इनमें संयुक्त स्वर कौन सा है, तो विषम से बना हुआ है, देख सकते हैं ये तीनों जो है सही है, तो ये जो है सभी क्या है, संयुक्त स्वर होंगे। अब आपको यहाँ पहचानना है, आ ई उ ए ओ में समानता का आधार यह है कि ये सभी, तो ये सभी क्या है, तो देखिए आप देख सकते हैं ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको, दीर्घ स्वर दिख रहे हैं। तो आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा उ हो गया, ऐ हो गए, ओ हो गए, औ, तो ये सभी क्या है, एक साथ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। तो दीर्घ स्वर क्या है, इसमें जो समान हो या असमान दोनों, जो सभी संयुक्त स्वर क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आएंगे, और जो समान बने होते हैं, अ और अ से दो अ को मिला के एक बड़ा आ बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये दीर्घ कहलाएगा। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है आपको पहचानना है। तो इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो देखिए री, तो ये री जो है दीर्घ स्वर नहीं है, ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, या मूल स्वर कहलाते हैं, या इसी को लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तीन नामों से जाना जाता है, जो शुरू के चार होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ये री। अब उसके बाद देखिए ये कौन से हैं आपको बताना है, ए ऐ ओ औ कौन से स्वर हैं, तो ये कौन से स्वर हैं, तो आप देख सकते हैं ये कौन से हैं, संयुक्त स्वर हैं। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारे स्वर के जो है प्रकार सामान्य रूप से। अब जो है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे। तो मात्रा के आधार पर स्वर को, हिंदी में अगर स्वर की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों को प्रकार हैं तीन। तो देख सकते हैं हम, सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न, मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा किसे कहेंगे तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वही समय उसका मात्रा कहलाता है। मात्रा उच्चारण के काल मान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं, तो उच्चारण या मात्रा, इसके आधार पे जो है हिंदी में स्वरों के प्रकार पूछें तो आपको हिंदी में पूछा गया है कितना लेना है, आपको दो लेना है। ठीक, इसी देखिए पढ़ने को तीन मिलता है लेकिन हमेशा इसका आंसर लिया गया है दो। देखिए इस एग्जाम में भी, व्यापम के एग्जाम में भी लिया गया है, और सीजीपीएससी के भी कई एग्जामों में जो है इसका उत्तर दो ही लिया गया है। तो आप देख सकते हैं उच्चारण के आधार पे हो या मात्रा के आधार पे इसके प्रकार कितने होते हैं, दो। कौन कौन से प्रकार है आप देख सकते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, या इसे कहा जाता है लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में समय कम लगता है। तो अ ई री और उ और री, तो ये जो है चारों किसमें आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर में आते हैं। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, तो दुगुना समय लगता है इसमें। इसके अंतर्गत बाकी जो बचे हुए स्वर हैं वे सभी आ जाएंगे, बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ, ये सभी किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो तीसरा होता है, क्या होता है, प्लुत। दो प्रकार होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में हमें तीन प्रकार देखने को मिलता है। संस्कृत में एक तीसरा प्रकार होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, जैसे कि आप ओम लिख रहे हैं तो इसमें ओम, ओ का उच्चारण बार बार आता है, तो इसमें जो है इस प्रकार का जो है तीन, हिंदी में जो तीन लिखते हैं उसका जो है ये प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, तो ये जो क्या कहलाता है, यही जो है क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, तो देख सकते हैं आपको यहाँ परिभाषा भी दिया गया है। प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है, तीन गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से। जैसे देखिए राम है, तो राम अगर उच्चारण करेंगे तो रा को बार बार उच्चारण करके उसके जगह में गुरु को लगा दिया गया है, तो यही गुरु क्या कहलाएगा, ये प्लुत स्वर कहलाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। तो अभी देखिए लघु स्वर में चार आते हैं, वो चार में से यहाँ कौन सा दिया गया है, री को दिया गया है। देखिए तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो लघु स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो इनकी संख्या चार है। तो आप देखिए कौन कौन सा है, तो ये अ हो गया, छोटा ई, छोटा उ और री, ये चार जो है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हैं। यहाँ देखिए प्लुत स्वर को दिया गया है, तो प्लुत स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं, त्रिमात्रिक। तो त्रिमात्रिक स्वर है जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है, उसे जो है कहा जाता है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है, तो हाँ फिर से आपको ह्रस्व या लघु स्वर पहचानना है। तो पहला ही दिख रहा है अ, इसका लघु स्वर है, तो ये चार इसका ह्रस्व या लघु स्वर है। चलिए निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। देखिए बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, आसानी से यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं।
तो चलिए ह्रस्व स्वर को पहचानिए। अब दिए गए ऑप्शन में से ह्रस्व स्वर को पहचानना है तो देखिए इस ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है ह्रस्व स्वर, तो इसे जो है विलोपित किया गया था सीजी व्यापम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसे विलोपित भी किया गया है क्योंकि यहाँ क्या किसी भी ऑप्शन में ह्रस्व या लघु स्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी इसमें से दीर्घ स्वर हैं। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर है, तो निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको पहचानना है, तो आपको कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी ये ई जो है आपका छोटा ई ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है, तो इनमें से नहीं है पूछा गया है, तो देखिए ऊ छोटा ऊ है, छोटा ई है और छोटा अ भी है, ये ए जो है क्या है, ये जो है दीर्घ स्वर है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ आपको खाली स्थान को फिल करना है, तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। तो 3 मात्रा के समय के संबंध 3 मात्रा का जो समय अंतर रहता है वो कौन स्वरों के बीच रहता है, एक तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा यहाँ, तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पहले में ह्रस्व स्वर दूसरे में प्लुत स्वर आ जाएगा। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो इसमें ह्रस्व स्वर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। चलिए अब अगला देखिए, स्वरों का अब अगला प्रकार है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है उसे देखिए। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हिंदी में पश्च स्वर है, तो आगे हम देखेंगे इसके प्रकार को। हिंदी में पश्च स्वर पूछा गया है, तो चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं इसके, एक होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो देखिए अब आपको याद रखना है, इसे कैसे याद रखेंगे, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर को आप याद रखेंगे, इसमें सिर्फ एक आता है स्वर के उच्चारण में जिसमें जीभ का मध्य भाग का प्रयोग किया जा रहा है वे मध्य स्वर है। इसमें आपको एक ही याद रखना है अ को, तो इसमें आएगा अ, ठीक। तो अ को याद रखेंगे आप, किसमें आता है उसका उच्चारण मध्य से, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पे मध्य में कौन सा आ जाएगा अ, ठीक। यहाँ से याद हो गया ये। उसके बाद आपको किसे याद रखना है, पश्च स्वर को। अब देखिए पश्च स्वर में जो है अ को छोड़ देंगे, उसके अलावा जहाँ भी आपको जो 3 से बने हुए हैं, देखिए 3 से बने हुए हैं, जैसे आ है ये भी आ 3 से बना हुआ है, 3 से, ऊ भी किससे 3 से बना हुआ है, बड़ा ऊ भी, और ओ और औ ये सब में आपको 3 दिख रहा है। ये आकार जो है सिर्फ आपको आकार यही याद रखने के लिए बताया जा रहा है आपको, ये 3 आकार आपको दिख रहा है जिनमें भी किसे छोड़ देना है अ को, क्योंकि ये किस में आ गया है मध्य में। और बाकी सभी जो स्वर है उसमें जहां भी आपको 3 का आकार दिख रहा है वो सभी किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आ जाएंगे, ठीक। तो इससे याद रहेगा आपको पश्च स्वर में। उसके बाद जितने भी बच जाएंगे 4 और बच गए, वे सभी किस में आ जाएंगे, वे सभी आ जाएंगे अग्र स्वर में, ठीक। तो यहाँ से आपको जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो है ये सभी आपको याद हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या किए, मध्य स्वर है, मध्य स्वर ये किस में आ जाएंगे, जो अ है उसे मध्य में रख देंगे। उसके बाद पश्च स्वर में जितने भी 3 अंक से बने हुए हैं उससे देख लीजिए, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सभी जो है किस में आ जाएंगे, पश्च में। और अग्र स्वर में इसके अलावा जो बच गए हैं वे, जैसे छोटी बड़ी ए और आई, ये बच गए, ये किस में आ जाएंगे, अग्र स्वर में आ जाएंगे, ठीक। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो अब बन जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में क्या नहीं आता है, ये अ को बस छोड़ देना है, बाकी जो 3 अंक वाला दिख रहा है वो सभी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ अ आ गया है तो ये भी नहीं है पश्च स्वर, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी अ है तो ये भी नहीं है पश्च स्वर। अब ये इसे देखिए, इसमें जो है अ नहीं दिख रहा है और सभी में 3 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्च स्वर के लिए। चलिए अब अगला देखिए, ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो यहाँ भी देखिए ऊ, बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, तो यहाँ भी 3 से बना हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। अ किस प्रकार का स्वर है, तो अ को आपको याद रखने को कहा गया है, मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर है अ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, तो यहाँ मध्य स्वर फिर से आपको पूछा गया है, तो अ ही है मध्य स्वर, इसे सिर्फ एक ही है, याद रखना है। अब यहाँ देखिए अग्र स्वर पूछा गया है, तो अग्र स्वर में 3 से दिखने वाले सभी को छोड़ देना है। तो देखिए ये अ भी 3 से बना है, उ भी और अ भी, तो ये सबको छोड़ के जो उसके अलावा दिखेंगे वे सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये ई जो है छोटा ई, इसमें आ गया, अग्र स्वर में आ जाएंगे। फिर से देखिए आप पश्च स्वर फिर से पूछा गया है, तो पश्च स्वर में आपको ए इसको छोड़ देना है, और जो किसे 3 अक्षर वाले हैं उसमें से कौन से दिख रहा है, आ दिख रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से पश्च स्वर पूछा गया है, तो यहाँ कौन सा है, ये ऊ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके सभी क्वेश्चन जो है जिह्वा के जो आधार पे वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकार से, अग्र, पश्च और मध्य, वो सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आप
अब देखेंगे कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो ये जो है कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर अगर स्वर के भेद पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसके आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। एक होता है मौखिक स्वर जिसे निम्नुनासिक स्वर कहा जाता है, और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। ठीक, निम्नुनासिक और अनुनासिक। तो देखिए निम्नुनासिक में क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता है। तो हवा केवल मुंह से निकलेगा उसे जो है मौखिक या निम्नुनासिक स्वर कहेंगे। और इस ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो उसे जो है अनुनासिक स्वर कहेंगे। नाक और मुंह दोनों से जिसका उच्चारण हो वे अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं अब इसके। जैसे मौखिक स्वर देखिए, मौखिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मौखिक स्वर में अ, आ और ई ये तीनों जो है मौखिक स्वर आएंगे। उसे इसे ही निम्नुनासिक स्वर ही कहते हैं मौखिक स्वर को। उसके बाद देखिए यहाँ फिर से निम्नुनासिक स्वर कहा गया है, मौखिक स्वर को ही निम्नुनासिक स्वर कहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें से जो है कोई भी इसका आंसर नहीं है, इस कारण जो है इसे विलुप्त किया गया है, क्योंकि अ, आ और ई ये तीनों जो है किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं निम्नुनासिक या मौखिक स्वर में। अब चलिए अगला प्रकार देखेंगे, होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो होंठों की स्थिति के आधार पर पूछा गया है। तो इसके आधार पर जो है 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए एक होता है वृत्तमुखी, होंठों की स्थिति के आधार पर पूछा गया है। तो ये होते हैं, एक वृत्तमुखी होता है, एक जो है अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने से जो है क्या बनता है, जो ओंठ है उसका आकार जो है वृत्त के समान बनता है, गोल बनता है, वृत्त के समान बनता है, तब वो क्या कहलाएंगे? वो जो है वृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। और जिनके उच्चारण से वृत्त आकार नहीं बनेंगे वे जो है क्या अवृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं वृत्तमुखी के उदाहरण में कौन कौन से हैं। तो देखिए वृत्तमुखी में कौन कौन से जाएंगे? जो ऊ से बने हुए हैं। तो जो ऊ से बनने वाले सभी वर्ण है, स्वर है, ऊ से बनने वाले स्वर। तो देख एक तो खुद ऊ हो जाएगा, और ऊ से ही बड़ा ऊ बना है, और ऊ में ही इससे ही बना होता है ओ, और इसी से ही औ भी बना होता है। ठीक, तो ये 4 हो जाएंगे। और अगर आ में जो है क्या है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तब भी इसमें जो है ऊ का उच्चारण आ जाता है। तो देखिए इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपका जो है ओंठ का आकृति एक वृत्त के समान बनेगा। और बाकी जो सभी बच गए अ, आ, ई, ए, ये सभी किस में आ जाएंगे? अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है उसको आप हल करते हैं। यहाँ वृत्तमुखी स्वर पूछा गया है, तो वृत्त किससे बनता है? जिसमें ऊ हो। तो यहाँ तो स्वयं ऊ दिया हुआ है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऊ ही हो जाएगा। बाकी दिए गए सभी ऑप्शन क्या है? ये अवृत्तमुखी हैं। चलिए अगला देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अभी देखिए, चलिए अब अगला देखिए, मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद। अब मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद, तो इसके टोटल भेद पूछा जाए मुख द्वार के आधार पे तो कितने होते हैं? 4। तो कितना आपको याद रखना है? टोटल 4 होते हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग यही देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए यहाँ दिया नहीं गया है। तो हम फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले एक होता है मुख द्वार के आधार पर, एक होता है विवृत। विवृत अर्थात ओपन। इसके अंतर्गत क्या आता है? आ जाता है। आ, केवल आ जाएगा विवृत के अंतर्गत। और दूसरा होता है संवृत। संवृत अर्थात जो पूरा क्लोज रहेगा, मुख द्वार पूरा बंद रहेगा तो संवृत रहेगा, और पूरा खुला रहेगा तो विवृत रहेगा। तो आ अगर उच्चारण करते हैं तो पूरा खुला रहता है, ओपन, फुल ओपन रहता है, तो इसीलिए आ जो है इसके अंतर्गत आएंगे। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए संवृत में कौन कौन से आएंगे? जिसमें पूरा बंद रहता है। जैसे ई का उच्चारण करेंगे, बड़ा ई का उच्चारण करेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे तो पूरा बंद रहता है, और वही जो है बड़ा ऊ का भी उच्चारण करेंगे तो भी बंद रहता है। ठीक, तो इसके आधार पर जो है ये 4 हो जाएंगे संवृत। उसके बाद देखिए विवृत हो गया। अगर अर्ध खुला रहे, आधा खुला रहता है, तब जो है अर्ध विवृत कहलाता है, अर्ध विवृत कहलाता है। ठीक, चलिए अर्ध खुला रहता है, आधा खुला रहे तो अर्ध विवृत। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाते हैं अ, ऐ और औ आएगा। ठीक, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? अर्ध विवृत में। और वही जो है क्या होगा, एक और कौन सा हो जाएगा? एक है अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में जो है आधा बंद रहेगा इसमें, तो आधा बंद होते हुए अर्ध संवृत। तो देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इनके अलावा 2 और बच गए। तो कौन कौन से 2 हैं? ओ और अय। तो ये 2 बच जाएंगे, ये किस में आ जाते हैं? अर्ध संवृत में आ जाएंगे। तो यहाँ कौन सा पूछा गया है? अर्ध विवृत पूछा गया है। तो अर्ध विवृत इसके अंतर्गत कौन कौन से होना चाहिए? अर्ध विवृत पूछा गया है, तो अ, ऐ और औ। तो ये जो है 3 आते हैं। तो देखिए इसे विलोपित क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ अ भी दिया गया है और औ भी दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, इस कारण जो है इसे विलोपित किया गया है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये दोनों हो जाएंगे।
चलिए अब अगला देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अब अगला दिया है अनुस्वार और विसर्ग को। तो अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कथन दिया गया है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या है? प्रारंभ। तो प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये यह कथन कथन क्या है? तो ये दोनों कथन जो है गलत है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों जो है प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं, शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। ये जो है वर्ण के पहले। तो देखिए किसके किसके बाद प्रयोग होते हैं ये? अनुस्वार। अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं। तो इसे स्वर के बाद आते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, कंकड़, ये सब में क्या देखने को मिल रहा है? अनुस्वार। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग यह अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आते हैं। तो ये भी स्वर के बाद आते हैं तथा इनका उच्चारण जो है ह की तरह होता है। तो ये ह की तरह उच्चारण होते हैं, जैसे अतः, स्वतः। तो ये जो है विसर्ग है। तो देखिए यहाँ अनुस्वार है, तो अनुस्वार क्या होते हैं? तो ये जो है संख्या के बाद आने वाले, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये किसके बाद? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है क्या? अनुस्वार। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अब देखिए अयोगवाह क्या वर्ण क्या होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण जैसे अम हो गया, अम, ये अह, ये दोनों अयोगवाह के उदाहरण हैं। तो ये तो अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पहले आते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए अनुस्वार युक्त शब्द। अनुस्वार इसमें किसमें आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें अनुस्वार कहाँ दिख रहा है आपको? तो अनुस्वार में क्या लगा होता है? चंद्र बिंदु। तो ये दिख रहा है आपको अनुस्वार, अंगूर, अम लगा रहता है, इसमें उच्चारण जो है न के समान रहता है। तो अंगूर क्या है? अनुस्वार है। तो ये मात्रा जो है अनुस्वार का है। तो ये दिख रहा है आपको अंगूर में। री की मात्रा को छोड़कर तथा अम और अहा को लेकर व्यंजन के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहा जाता है। देखिए अब री की मात्रा को छोड़ देना है और अम और अहा को ले लेना है, तो बाकी सभी व्यंजन के साथ जो मिलाप करते हैं स्वरों का, उन्हें क्या कहा जाता है? 12 खड़ी कहा जाता है। तो 12 खड़ी का परिभाषा भी दिया है, देख सकते हैं। हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को 12 खड़ी कहते हैं। इस 12 खड़ी में क्या हुआ है? इसका परिभाषा एक इसे भी देख सकते हैं। ऋषि की मात्रा को छोड़कर तथा अम और अहा को लेकर व्यंजनों के साथ जब स्वर को मिला कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं 12 खड़ी। चलिए अब अगला देखिए, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? तो इन शब्दों में से किसमें मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है? तो आप देख सकते हैं मातृ, इसमें जो है री मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर किसे लिया गया है? ऑप्शन ए को लिया गया है, गंध को। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा भांति। तो अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण जो है मुंह और नाक दोनों से होता है। मुंह और नाक दोनों से हो तब जो है अनुनासिक रहेगा। ऐसे में अनुस्वार होता है सिर्फ जब नाक से उच्चारण हो तो वह अनुसार होंगे। जैसे गंध, गंध डायरेक्ट नाक से उच्चारण हो रहा है। संग के लिए भी नाक से और अंग के लिए भी, और वही भांति बोलेंगे। तो देखिए भांति, तो भांति में देखिए मुंह से भी प्रयोग किया जा रहा है और नाक, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण ये क्या हो जाएगा? ये जो है अनुनासिक ध्वनि हो जाएगा। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है, तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग, तो अनुनासिक चिन्ह को मुख्य रूप से जो है चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है। उसके अलावा ये बिंदु के रूप में भी दर्शाया जाता है या चंद्र बिंदु के रूप में। तो यहाँ दिया गया है हंस, तो ये हंस जो है इसमें दिया गया है अनुनासिक चिन्ह। चलिए अब देखिए व्यंजन। अब यहाँ से जो है व्यंजन के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो है यहाँ 60 प्रश्नों तक के हमारे स्वर के प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हम व्यंजन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम अभी आपको संयम बना के रखना है। टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं, 100 प्रश्न करेंगे। फिर भी ये वर्णमाला का जो है कुछ टॉपिक बचे रहेंगे, उसको जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वर्णमाला के लिए जो है 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट होगा। तो इसमें अभी 40 क्वेश्चन करने बाकी है। तो चलिए यह अगला क्वेश्चन है व्यंजन से। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है परतंत्र वर्ण होते हैं। तो व्यंजन परतंत्र वर्ण होते हैं, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो इनके लिए उच्चारण के लिए क्या स्वर की आवश्यकता होती है? वर्णों के लिए, व्यंजन वर्ण के लिए। असत्य कथन को चिन्हित करना है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से, तो ये सही है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है। तो ये भी सही है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। असत्य कथन पूछा गया है तो, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में भी स्वर ध्वनि का योगदान होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला भी क्या दिया गया है? अगला व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियां मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उनका स्पर्श करती है। तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी सही है।
तो इन्हीं को दिया गया है कथन को। चलिए अब अगला देखिए, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है, तो ये स्पर्श व्यंजन में कौन से आते हैं, क वर्ग आता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पांचों वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा दिया गया है, कचट तप। तो कचट तप से याद करते हैं क च ट प। तो ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसमें य र ल दिया गया है, तो अंतस्थ व्यंजन के भी उदाहरण शामिल है इसमें। चलिए अगला देखिए, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। तो ट वर्ग के व्यंजन के अंतिम वर्ण कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ट वर्ग, ट के बाद जो है आप जो 5 आएंगे, ट के बाद जो और कौन कौन से जो 4 है ट के बाद उन्हें याद रखेंगे। जैसे ट में कौन कौन से ठ, ठ, अड़, ये। तो इसका अंतिम वर्ण पूछा गया है, अंतिम वर्ण पंचमाक्षर, वो कौन से हैं, तो ऑप्शन सी इसका अंतिम वर्ण सही है। वैसे ही आप देख सकते हैं क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ङ, च में कौन से च छ ज झ ञ, ट में कौन से आते हैं ट ठ ड ढ ड़, और त में कौन से आएंगे त थ द ध न, प में कौन से प फ ब भ म। तो ये सभी आपको याद रखना है। और जो लास्ट जो अंतिम है इसे पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर जो पांचवा वर्ण है उसे पंचमाक्षर कहा जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसमें प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। तो प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो प वर्ग का अंतिम व्यंजन अभी हम देखे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, म। तो प का अंतिम वर्ण होता है म। निम्नलिखित में पंचमाक्षर है, यहाँ पंचमाक्षर आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पंचमाक्षर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ण है। तो ये सभी नहीं है, बाकी कौन सा है, डी ऑप्शन ड़। तो देखिए पंचमाक्षर वर्णों की अगर टोटल संख्या देखिए तो टोटल 5 पंचमाक्षर वर्ण होते हैं। जो 5 वर्ण 5 वर्ग है उसी के जो अंतिम 5 वर्ण है वही पंचमाक्षर कहलाएंगे। जैसे देखिए क वर्ग में ये अंग होते हैं, च वर्ग में इ होंगे, उसके बाद त वर्ग में ड़, कचट तप, त और ये प वर्ग के लिए है। ठीक, तो ये जो हो जाएंगे पंचमाक्षर है 5। इन्हें जो है नासिक के वर्ण भी कहा जाता है, पंचमाक्षरों को। पंचमाक्षर वर्ण है तो यहाँ भी आपको बताना है, तो यहाँ भी हो जाएंगे अंगा। उसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण, यहाँ व्यंजन वर्ण का समूह पूछा गया है। देखिए पहला तो ये सभी स्वर है, उसके बाद क च क ख च छ, तो ये सभी व्यंजन है। ठीक, और ये कौन से स्पर्श व्यंजन है, च ज झ। यहाँ देखिए यहाँ कौन से स्वर दिए गए हैं, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, यहाँ त वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ये देखिए त वर्ग में कौन से आएंगे, त है, त के बाद थ आता है, द, ध और न। ठीक, तो ये सभी जो है त वर्ग में आएंगे। इसके अलावा देखिए न दिया है, त दिया है और ध दिया है, और ये जो है म जो है नहीं होगा। तो म कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है आप देखेंगे अगला वर्ण के अंतर्गत आता है, ये कौन सा लास्ट प वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद देखिए यहाँ किस वर्ग का पंचमाक्षर है, तो ये कौन से वर्ग का पंचमाक्षर है, तो ये जो है च वर्ग का पंचमाक्षर है यहाँ। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए पंचमाक्षर ध्वनि से यहाँ भी प्रश्न दिए गए हैं। पंचमाक्षर ध्वनि देखिए नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है, तो नासिक के व्यंजन भी इन्हें ही कहा जाएगा, पंचमाक्षर वर्ण को। तो देखिए इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, तो हवा नाक से जिनसे निकलती है उसे जो है नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो सभी पंचमाक्षर के उच्चारण में जो है हवा नाक से निकलती है, इन्हें लिए सभी पंचमाक्षर को भी नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, नासिक के वर्ण। चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पंचम वर्ण जो है, सभी पंचम वर्ण जो पंचमाक्षर है वे सभी जो है नासिक के वर्ण के अंतर्गत आएंगे, नासिक के व्यंजन है। तो देख सकते हैं आप कौन सा है, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। तो सभी पंचम वर्ण जो है नासिक के वर्ण है, 5 वर्ण। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है, तो इन्हीं जो पंचमाक्षर है उन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो जो 5 वर्ण है जो नासिक के वर्ण है उन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो ये 5 अनुनासिक वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, इ। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अब अगला देखिए निम्नलिखित में से पंचमाक्षर ध्वनि है, तो यहाँ पंचमाक्षर ध्वनि फिर से पहचानना है। तो यहाँ न है पंचमाक्षर ध्वनि, तो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो टोटल 5 है। तो यहाँ 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 5 जो है अनुनासिक वर्ण है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है, तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो नाक होता है उच्चारण स्थान। ठीक, तो यहाँ तक के हमारे हो गए। उसके बाद चलिए अगला देखिए अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन से प्रश्न है, तो देखिए पाणिनि ने य र ल व को संक्षिप्त में क्या कहा है, तो यही जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, इसे पाणिनि के द्वारा जो है जो क्या व्याकरण के जो है जनक कहे जाते हैं पाणिनि, उनके द्वारा क्या कहा गया है, तो इन्हें जो है यड़ कहा गया है। तो ये अंतस्थ व्यंजन को यड़ कहा गया है एक साथ। चलिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो बार बार वही प्रश्न पूछा गया है, य र ल व आपको याद रखना है, य र ल व लाइन से याद रखेंगे, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। फिर से वही प्रश्न है, य र ल व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखना है। देखिए फिर से पूछा गया है, इसमें से अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो यह है, र है, ल व है, तो ये ह नहीं है, तो ये व भी है, ह जो है नहीं है। ह क्या है, ये जो है ऊष्म व्यंजन या इसे क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी, स्पर्शी व्यंजन भी, सॉरी ऊष्म
व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है कितने आते हैं? 4। ये कौन से? स और ह, ये सभी किसमें आ जाते हैं? स्पर्शी व्यंजन या उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। तो यहाँ देखिए अर्धस्वर पूछा गया है। तो अर्धस्वर पहले क्या होता है उसे देखिए, इन ध्वनियों को उच्चारण करते समय उच्चारण अवय पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास आयु अनुरोधित रहती है। तो जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे य र ल व को, तो देखिए य, इसमें ऑप्शन कौन सा? य, व और ह दिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। इसके अलावा य, र, ल और व, और इसके अलावा ह, इन सभी को आप पांचों को देखेंगे तो इसका जो है उच्चारण स्पर्श नहीं दिखाई देता है। किसी और का भी उच्चारण होता है, जैसे ह करते हैं तो अ का उच्चारण दिखाई देता है आपको, अ का उच्चारण जो है ध्वनि सुनाई देता है। य का कहेंगे य, तो इसमें भी य दिखेंगे, र में भी। तो इस प्रकार जो है इसका क्या स्पष्ट रूप से उच्चारण समझ नहीं आता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है अर्ध स्वर कहा जाता है। तो इसमें जो है ये जो है य, व और ह, ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं? इस अर्ध स्वर के रूप में। चलिए अब अगला देखिए, ल किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखिए ल को एक अलग नाम से जाना जाता है, पाशर्विक व्यंजन के रूप में। पाशर्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है ल को, तो आप याद रखेंगे ल को एक पाशर्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो अर्धस्वर कहलाते हैं? तो अभी हम देखे हैं य र ल व करके, तो ये जो है य व, व और य हो गया, इसके अलावा ल भी रहता या ह रहता, तो ये भी क्या रहेंगे? अर्धस्वर रहेंगे। कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ त जो है स्पर्श अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन है। चलिए अगला है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है स्पर्श व्यंजन? यहाँ यह दिखाई दे रहा है आपको। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, तो फिर से वही प्रश्न है य र ल व, ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब चलिए अब उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं। 4 कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं? एक शक्कर सा, दूसरा सतकोन के सा, तीसरा सरौता सा, चौथा जो है हलवाई खा। ये 4 जो है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है उष्म व्यंजन को। तो कौन कौन से है इसमें संघर्षी व्यंजन? तो यहाँ स दिख रहा है, तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर से दिया गया है ये किस प्रकार का वर्ण है? शक्कर के साथ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ये कौन से ध्वनि का उच्चारण स्थान है? देखिए आगे अगला वीडियो में जो है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर जो है फिर से पढ़ेंगे, तो इसे जो है आप अभी रखे रहिए। तो ये कौन से प्रकार में है? तालु में आएगा। ये आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ आपको याद भी करा दिया जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा है? स जो है तालु में आएगा। निम्नांकित में से उष्म व्यंजन है, इनमें से उष्म व्यंजन कौन सा है? फिर आप देख सकते हैं यहाँ चारों में से कौन सा दिख रहा है आपको? ह दिख रहा है, तो ये है उष्म व्यंजन। संस्कृत में संघर्षी व्यंजन है, तो कौन कौन से संघर्षी व्यंजन है? तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों जो है संघर्षी व्यंजन के रूप में है। 4 है, उनमें से ये 3 दिख रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो फिर से आप पहचानिए कौन सा दिया है, इसमें शक्कर के साथ दिया है, तो ये संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक क्या हो गया। अब अगला देखिए संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ हम संयुक्त व्यंजन को पढ़ेंगे, तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से 4 संयुक्त व्यंजन हैं? एक हो गया अक्ष, दूसरा हो गया त्र, और तीसरा हो गया ज्ञ, और चौथा हो गया स्र। तो ये जो है 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब इनको देखेंगे आप किन किन से बना हुआ है, तो यहाँ संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो कौन सा है संयुक्त व्यंजन आपको पहचानता है? तो यहाँ अक्ष दिया गया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल है 4। आप देख सकते हैं किन किन से मिला के बना हुआ है। जैसे आप अक्ष को देखेंगे तो ये क और स से, तो ये क और स से मिलकर बना हुआ है, क और स से। तो इसे हम याद भी किए हैं, हमारा मैराथन वीडियो में अच्छे से आपको समझाया भी गया है। देखिए इसे याद करने के लिए आपको इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना है। तो इंग्लिश में अक्ष को कैसे लिखते हैं? क और एस एच के रूप में लिखते हैं। तो आप देखिए क पे जो है आरेख लगा हुआ है, तो ये जो है आधा है, और एस एच और इसे यहाँ ए भी रहते हैं। तो इसके लिखने के लिए तो एस एच किसके लिए लिखते हैं? शक्कर के या सतकोण के साथ। तो यहाँ सतकोण के साथ लिखना है, और यहाँ जो है अभी रहेगा, तो इसलिए ए है। ठीक, तो इस प्रकार जो है अक्ष के लिए हो गया। और वही तरह के लिए देखिए तो टी आर ए इस प्रकार लिखते हैं इंग्लिश में तरह को। तो यहाँ टी से ये त को ले लेंगे, और र को जो है आर ए से ले लेंगे। तो इस प्रकार इसे याद किए थे। आपको सिर्फ याद किसे रखना है? ज्ञ को। तो ज्ञ के लिए बनता है 2, ज और इ से बनता हुआ है, ज छोटा है और य से बनता है। ठीक, और स्र को भी फिर इसी से याद रखना है, इंग्लिश से स्र। तो इससे आपको याद रखेंगे स्र से, तो एस एच है इसके लिए, स के लिए, और आर ए है र के लिए। चलिए अब इसी प्रकार यहाँ प्रश्न बने हैं उसे बना लेते हैं। तो अक्ष तथा ज्ञ इनमें से क्या है? तो ये अक्ष तथा ज्ञ क्या कहलाते हैं? ये जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना हुआ है। तो किनके योग से बना हुआ है आपको बताना है? ज्ञ। तो ज्ञ किससे बना होता है? ज प्लस इ से। तो ज और इ से बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब त्र वर्ण किसके योग से बना होता है? तो त्र को हम फिर से देखे हैं त और र से, और अगर र में भी आरेख लगा है तो एक और वर्ण अ भी जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किसके बाद आता है? तो देखिए हिंदी शब्दकोश में जो है अक्ष का क्रम जो है अगर क्रम वाइज अगर जमाते हैं हिंदी शब्दकोश में तो उसमें अक्ष का क्रम जो है क के बाद आता है। क जो है इसका इंग्लिश में क्या होता है और वही अक्ष का जो है इंग्लिश में क्या होता है, इसका KSH होता है। तो इस कारण जो है एक क के बाद ही जो है अक्ष को लाया जाता है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। तो संयुक्त व्यंजन किस में है आप देख सकते हैं इसमें, तो इनमें से किसमें है त्र, ये त्र जो है एक संयुक्त वर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है द्विगुण व्यंजन के ऊपर। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो दो द्विगुण व्यंजन है, कौन कौन से हैं? ये अढ़ी अढ़सरा के रूप में उच्चारण करते हैं इसे, तो अढ़ी अढ़सरा, तो ऑप्शन ए ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें ही और क्या कहा जाता है? इन्हें ही उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। उच्छिप्त वर्ण भी कहा जाता है, इन्हें ही उच्छिप्त वर्ण, ठीक, उच्छिप्त वर्ण और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है इन्हीं दोनों को। तो आप देख सकते हैं द्विगुण वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में ये अढ़ई अढ़ा ध्वनि को कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ देख सकते हैं उच्छिप्त वर्ण भी कहा जाता है या द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इनका जो है दो रूप से दो गुण दिखाई देते हैं इन पे। अब यहाँ दिया गया देख सकते हैं आप, लुंठित वर्ण व्यंजन किसे कहा जाता है? ल को कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? पसर्विक व्यंजन में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी दिया गया है, इसके अलावा ल भी आता है पसर्विक व्यंजन में। उसमें व्यंजन को दिए गए हैं लुंठित व्यंजन, आप याद रखेंगे र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। अब यहाँ किस प्रकार के व्यंजन है पूछा गया है, आप बताते हैं। तो ये कौन सा है? उच्छिप्त व्यंजन है, हम अभी देखे हैं, ठीक। तो यहाँ तक के हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद और भी दिए गए हैं लगभग 60 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे का है, वे आपके लिए बहुत है, तो इसे अब अच्छे से हम क्वेश्चनों के माध्यम से याद करा देंगे आपको, ठीक। तो अगले वीडियो में हम जो है आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे, वर्णमाला फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।